एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इसवी सिमरत जहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट क्वेश्चंस हमारी फ्लेमिंगो बुक के फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो अगर नंबर लाने हैं तो इस सेशन को अटेंड करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपना नाम कमेंट करो कमेंट सेक्शन के अंदर, लाइव चैट के अंदर सभी अपना नाम लिख दो और हम शुरू करेंगे सारे के सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस अगर आपने ये पढ़ लिए हैं, दैट्स इट, आ गए नंबर आपके, ये समझ लो, क्योंकि मैंने बहुत भारी क्वेश्चन लगाए हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर ये करने सीख जाओगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो हम ऐसे ही निकाल देंगे। डन, शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से जो है द लास्ट लेसन। से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करा रही हूँ जिसके आपके इस साल के पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड करके तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करी हूँ कैसे आंसर लिखना है। आप भी जल्दी से लाइव चैट या जो नॉर्मल वाला चैट ऑप्शन है उसे स्टार्ट करो और मेरे साथ में अपने हिसाब से ये लैंग्वेज पढ़ के खुद से आंसर बनाना शुरू कर दो, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी आंसर फॉर्मेशन अभी होनी शुरू हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड अ थंडरक्लैप बाय फ्रांस, यानी कि वाई, मैंने वर्ड पढ़ दिया। जो पहला जो ऑर्डर आया था बर्लिन की तरफ से कि तुम्हें नहीं पढ़ाई जाएगी फ्रेंच, वो थंडर क्लैप क्यों लगा था फ्रांस को। थंडर क्लैप मतलब बादलों के गरजने जितना शॉकिंग, तो ऑब्वियसली शॉकिंग तो लगेगा ही, भैया कल से तुम्हें कहते अपनी लैंग्वेज नहीं बोलना। तो फ्रांस रेफर्ड टू द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एज अ थंडर क्लैप बिकॉज इट वाज अ सडन एंड शॉकिंग अनाउंसमेंट दैट फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ आल्सेस एंड लॉरेन। तो इतनी सिंपल इंग्लिश में आपको ये लिखना है दैट इट वाज लाइक अ थंडर क्लैप बिकॉज कल से लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। इंस्टेड जर्मन वुड बी इम्पोज, ठीक है। दिस अनएक्सपेक्टेड डायरेक्टिव स्टन्ड फ्रांस मेकिंग हिम रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ लूजिंग हिज नेटिव लैंग्वेज। अब तुम इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज में मत लिखना, थोड़ा सिंपल लिख देना। दिस स्टन्ड फ्रांस दैट ही वुड नॉट बी एबल टू स्पीक हिज लैंग्वेज, लर्न हिज लैंग्वेज। तो मैंने जान के डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी है, तुम इसको थोड़ा ईजी बना के खुद से लिखना शुरू करो एंड आई विल चेक इट इन द कमेंट सेक्शन। अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल दैट डे। तो ये तो बिना पढ़े हमें सब बच्चों लिखना शुरू करो, क्यों नहीं जाना था उस दिन उसने स्कूल। तो फ्रांस वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, उसे डर लग रहा था भाई मेरी डांट पिट जाएगी, एज ही हैडंट प्रिपेयर्ड फॉर लेसन ऑन पार्टिसिपल्स एंड ही आल्सो सेंस्ड समथिंग अनयूजुअल इन द एटमॉस्फेयर दैट मेड हिम अनईजी। आउटसाइड इट वाज वार्म एंड ब्राइट, बर्ड्स वर चर्पिंग एंड जर्मन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ठीक है। ऑल दीज साइट्स एंड साउंड्स वर मोर टेम्पटिंग देन द स्कूल। तो ये वाली लाइन ना, वैसे आप चाहो तो इस वाली को स्किप कर दो, ये मत लिखना, उसका मन नहीं था, ये हम शॉर्ट कर देंगे, उसका तो मन नहीं था ना स्कूल जाने का, तो इसलिए हम इस वाली लाइन को हटा देंगे, ये वाली नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से आप अपना लिखना शुरू कर देना क्योंकि ये क्वेश्चन इतने ही नंबर का आएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। हाउ डिड एम हैमिल मेक हिज लास्ट लेसन अ मेमोरेबल वन फॉर हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स। ये 22-23 का क्वेश्चन है, कैसे उन्होंने लास्ट लेसन को बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बनाया था। तो मेमोरेबल बनाने के लिए उन्होंने 2-3 काम किए थे। पहले अपने अच्छे वाले कपड़े पहन के आए थे, फिर सबको कॉपीज दी थी आल्सेस लॉरेन की, और सबको इंपॉर्टेंस बताई थी फ्रेंच लैंग्वेज की, और अपनी गलती और सबकी गलती मानी कि हम सबने फ्रेंच पे ध्यान नहीं दिया। तो एम Hamill made the last lesson memorable by delivering it with utmost sincerity and depth. Learn करो कैसे दिया था उन्होंने लास्ट लेसन, sincerity depth के साथ। He wore his finest clothes, सबसे अच्छे कपड़े पहने, reserved for special occasion and taught with passion that highlighted the beauty and significance of the French language. He also expressed regret for not emphasizing the importance of learning their language earlier. कहा ना मेरी गलती है, पहले अच्छे से नहीं मैंने तुम पे ध्यान दिया। Making both students and villagers realize their loss, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Describe the impact of लास्ट फ्रेंच लेसन ऑन फ्रांस। जो फ्रांस का आखिरी लेसन हुआ, देखो 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है ना। क्या इंपैक्ट था, तो उस दिन उसको रिग्रेट फील हुआ था, हमें ये बताना है। तो द लास्ट फ्रेंच लेसन हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन फ्रांस। ही फेल्ट डीप रिमोर्स, रिमोर्स मतलब बुरा लगना, लर्न करो इस लाइन को, फॉर निग्लेक्टिंग हिज लैंग्वेज स्टडीज एंड डेवलप्ड अ न्यू फाउंड एप्रिसिएशन फॉर हिज नेटिव टंग, या फिर नेटिव लैंग्वेज लिख देना कि अपनी लैंग्वेज के लिए जो इज्जत जो पहले उसके मन में नहीं थी कि मुझे इसे सीखना है, अब आ गई थी। द लेसन इंस्टिल्ड him a sense of patriotism and the realization that language is integral to one's identity and culture. ये जो भारी इंग्लिश अगर तुम्हें लग रहा हो कि यार दीदी तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन करा रही है, कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन की तैयारी दीदी को करानी पड़ेगी ना, फिर तुम पेपर में मुश्किल क्वेश्चन होगा क्योंकि दीदी तुम तो बहुत आसान क्वेश्चन पढ़ा रहे थे हमारे को, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ऐसी लैंग्वेज काम आएंगी आपके, जब लैंग्वेज से रिलेटेड और रिग्रेट से रिलेटेड लाइन्स लिखनी होंगी ना लॉन्ग आंसर्स के अंदर, तो ये शॉर्ट आंसर्स आपकी हेल्प करेंगे। तो ये सिंपल लर्न करो। इस लेसन के बाद उसके मन में पेट्रियोटिज्म की फीलिंग आई, लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है अपनी आइडेंटिटी के लिए, ये उसे समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द विलेजर्स शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज एंड ग्रेटिट्यूड फॉर एम हैमिल। तो द विलेजर्स अटेंडेड द क्लास साइलेंटली सिटिंग एट द बैक as mark of respect, ठीक है। Their presence reflected regret for neglecting French and deep sense of loss. तो वो भी पढ़ते नहीं थे तो उन्होंने भी करा, and they wanted to express their gratitude to M. Hamill for
He is 40 years of faithful service. एम हैमिल को भी उन्हें थैंक यू करना था. चलो अगला क्वेश्चन. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लास्ट लेसन. क्या चैप्टर का नाम लास्ट लेसन बिल्कुल ठीक है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में. तो द टाइटल लास्ट लेसन सिग्निफाइज द फाइनल फ्रेंच क्लास कंडक्टेड बाय एम हैमिल बिफोर द imposition of German in the schools of Alsace and Lorraine. It symbolizes the end of an era and highlights the theme of loss, regret and critical importance of one's native language in maintaining cultural identity. तो ये वाली लाइन तो वैसे ही लर्न करके रख लो. लास्ट लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें यूज कर सकते हो. व्हाट इमोशन डिड फ्रांस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द लास्ट लेसन. क्या क्या इमोशंस फ्रांस ने उस दिन पे बैठ के एक्सपीरियंस करते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ड्यूरिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन फ्रांस एक्सपीरियंस अ मिक्स ऑफ इमोशन. सरप्राइज एट द विलेज एल्डर्स अटेंडिंग द स्कूल, पहले तो सरप्राइज हो गया. शेम फॉर प्रायर नेग्लेक्ट फॉर लैंग्वेज, उसे शर्म आई जब वो अपना पार्टिसिपल्स का टेस्ट नहीं दे पाया. एडमायरेशन हुआ एम हैमिल की डेडिकेशन के लिए. एंड सॉरो ओवर द इंपेंडिंग लॉस ऑफ हिज कल्चरल आइडेंटिटी, और आज जो उससे हक छिन रहा था उतनी लैंग्वेज बोलने का, उसके लिए उसे सौरव दुख हो रहा था. तो ये सारे इमोशन लर्न कर लो. व्हाट डज द फ्रेज व्हेन पीपल आर enslaved as long as they hold fast to their language it is as if they had key to their prison meant. यानी कि जो उन्होंने कहा था ना एम हैमिल सर ने कि जब तक फ्रेंच लैंग्वेज बोलते रहोगे तब तक तुम्हारे पास एक चाबी है अपनी जेल की. इसका मतलब क्या है? तो मतलब वो कहते हैं जब तक आप फ्रेंच बोलते रहोगे तब तक जर्मन तुम्हारे पे कब्जा नहीं कर पाएंगे. तो इसको लिखोगे कैसे? तो द कोट इंप्लाइज दैट लैंग्वेज प्रिजर्व्स आइडेंटिटी एंड यूनिटी, कि जब तक हम अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं हमारी आइडेंटिटी और हम यूनाइटेड रहेंगे. इवन अंडर ऑपरेशन, इन पे ऑपरेशन करने को ना था जर्मन्स. द मदर टंग बिकेम्स अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, तो अगर वो फ्रेंच बोलते रहेंगे तो रेजिस्टेंस होगा, वो बगावत का फॉर्म होगा. एंड होप फॉर फ्रीडम. द मदर टंग इज वंस की टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. इट ऑल्सो मीन दैट होल्डिंग फास्ट टू वंस लैंग्वेज विल फ्री हिम और हर फ्रॉम कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ऑपरेशन. ठीक है, तो लर्न कर लो ये लैंग्वेज वाले के लिए ये वाली लाइन्स को भी. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर. तो यहाँ पे मैंने कॉम्पिटेंसी लेवल मुश्किल क्वेश्चंस कराए हैं. अगर आपको थोड़े कुछ इजी क्वेश्चंस पढ़ने, तुम्हारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो उसकी मेरे चैनल पे एक सीरीज और है, उससे अटेंड कर लेना. ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये कॉम्पिटेंसी लेवल के फोकस से बनाई है कि कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाए. हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है लॉ स्परिंग. व्हाई डिड साहिब्स पेरेंट लीव ढाका एंड कम टू इंडिया. क्यों आए थे वो इंडिया? तो साहिब पेरेंट लेव ढाका ड्यू टू एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड लैक ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देयर. कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी. उनकी फील्ड और उनका जो हाउस था वो डिस्ट्रॉय हो गया था स्टॉर्म से, फ्लड्स की वजह से, इसलिए वो माइग्रेट करके इंडिया आए थे बेटर लाइफ के लिए. हाउएवर उनकी कंडीशन बहुत इंप्रूव तो नहीं हुई, वो सीमापुरी में भी स्ट्रगल करके ही रह रहे हैं और रैक पिकर्स की तरह रह रहे हैं. चलो अगला क्वेश्चन. व्हाट डज साहिब नेम मीन डज ही लिव अप टू इट. साहिब का नाम क्या और क्या वो अपने उस नाम के अकॉर्डिंग जीवन जीता है? नहीं. साहिब फुल नेम है साहिब आलम विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. हाउएवर हिज लाइफ इज स्टार्क कंट्रास्ट टू हिज ग्रैंड नेम. अपनी लाइफ के इसका तो कोई नाता ही नहीं है उसके जो है लिविंग कंडीशन अगर देखो उसके नाम से. तो ही इज पुअर रैक पिकर हु स्ट्रगल्स फॉर बेसिक नीड्स हाईलाइटिंग द आयरनी इन हिज नेम. इंस्टेड ऑफ बीइंग पावरफुल एंड वेल्दी ही इज अ चाइल्ड ट्रैप्ड इन पॉवर्टी एंड हेल्पलेसनेस. तो ये लाइन आपको लर्न करनी है, सिखा रही हूँ आज. थोड़ा थोड़ा लर्न भी करो. पहले बचपन में भी तो लर्न करते थे ना क्वेश्चन आंसर्स को, ये थोड़े सब बना के लिखते थे. तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स, कुछ ऐसे लाइंस हमें लर्न कर लेनी चाहिए. चलो अगला क्वेश्चन. सीमापुरी इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. व्हाट डज द ऑथर मीन बाय दिस. ठीक है, तो ये मीडियम लेवल मतलब मैंने कहा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. उन्होंने कहा है कि सीमापुरी वैसे तो दिल्ली के किनारे पे बट वैसे बहुत दूर है, मतलब दिल्ली के डेवलपमेंट के हिसाब से. तो सीमापुरी दो जोग्राफिकली क्लोज टू दिल्ली बट सोशली और इकोनॉमिकली बोलो तो डिसकनेक्टेड है. दिल्ली बहुत ही मॉडर्न है, डेवलप्ड है. सीमापुरी एक स्लम है, कोई वहाँ पे प्रॉपर क्लीन वाटर नहीं है, सैनिटेशन ना ही एजुकेशन है. लाइव्स ऑफ रैक पिकर्स वहाँ पे कंट्रास्ट में है एज कम्पेयर टू जो अर्बन लोग रहते हैं दिल्ली के उसके अकॉर्डिंग. दिस हाईलाइट्स द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इन द नेग्लेक्ट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. ठीक है. हाउ डज द एक्ट ऑफ फाइंडिंग रुपी इन द गार्बेज रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द लॉस्ट चाइल्डहुड इन द लॉस्ट स्प्रिंग. मुश्किल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा. कैसे लॉस्ट चाइल्डहुड का हमारे को जो है दिखाई देता है एक थीम इन द लॉस्ट स्प्रिंग. तो द रुपी साहिब फाइंड्स व्हाइल स्कैवेंजिंग सिंबलाइजेस अ फ्लीटिंग मोमेंट ऑफ जॉय इन हिज इम्प्रोविज्ड लाइफ. इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग चाइल्डहुड प्लेजर ही इज फोर्स्ड टू फाइंड वैल्यू इन गार्बेज, illustrating how poverty robs of his carefree youth and replaces it with a burden of survival. यानी कि वो कभी कभी 1 रुपये 10 रुपये अगर उससे मिलते थे तो वो खुश हो जाता था. तो उससे क्या पता चल रहा है नॉर्मल बच्चों का बचपन ऐसे थोड़ी बीतता, वो तो मजे से जीते. उनके ऊपर ये जिम्मेवारी तो नहीं होती ना कि जाओ जाके पैसे ढूंढो. तो यही दिख रहा है कि इससे हमें पता चल रहा है कि उसके ऊपर एक बर्डन है कि उसको सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ढूंढ के घर पे लेकर आना पड़ेगा. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है. व्हाट इज द आयरनी इन द साहिब्स नेम. तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसे रिपीट नहीं करेंगे. व्हाई डज द नरेटर गलिबली आस्क क्वेश्चन टू साहिब इन द लॉ स्प्रिंग. क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछा था उससे. तो द नरेटर अनीस जुम डिस्क्राइब्स हर क्वेश्चन टू साहिब एज गलिबल बिकॉज दे आर आस्क्ड कैजुअली विदाउट फुली ग्रास्पिंग द डेप्थ ऑफ हिज पॉवर्टी.
जो उन्होंने पूछा था ना पढ़ते क्यों नहीं हो, वो क्वेश्चन उन्होंने खुद बोल के लगा। मैंने कितना अजीब क्वेश्चन उससे पूछ लिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद ही पता है कि वहाँ कोई स्कूल नहीं होता तो वो पढ़ लेता। हर इंक्वायरीज अबाउट हिज लाइफ एंड ड्रीम्स दो वेल मीनिंग ओवरलुक हार्श रियलिटी दैट हिज सर्कमस्टेंसेज मेक सच क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इररिलेवेंट रिवीलिंग हर इनिशियल डिस्कनेक्ट फ्रॉम हिज वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि ये हुआ कि उनको खुद ही क्वेश्चन बोल के इतना अजीब लगा, क्योंकि जो वो कह रही थी पढ़ लो जाके, तो पढ़ कैसे ले, वो स्कूल तो है ही नहीं ना, तो उसकी लाइफ की रियलिटी से वो मैच नहीं करता था। हाउ डज द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद ट्रैप्स फैमिलीज इन साइकिल ऑफ पॉवर्टी? तो द इंडस्ट्री ट्रैप्स फैमिलीज थ्रू लो वेजेस। ठीक है, क्या है, कैसे ट्रैप कर दिए फिरोजाबाद में लोग, वहीं क्यों पड़े रहते हैं? लो वेजेस है, ज्यादा पैसा कमाते तो शायद वो बाहर निकल जाते। एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडिलमैन बाहर नहीं निकलने देते। हाई इंटरेस्ट लोन्स फॉर फ्रॉम जो है मनी लेंडर्स, वो लोग ले लेते हैं तो वहीं काम करते रहते हैं। हेजार्डियस वर्क इन स्मोकी क्रैम्प्ड कंडीशन लीड्स टू हेल्थ इशू लाइक ब्लाइंडनेस एंड लिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। अब वो ब्लाइंड भी हो जाते हैं तब भी वो वही काम करते रहते हैं। कास्ट बेस्ड ट्रेडिशन एंड फियर ऑफ चेंज फोर्स फैमिलीज टू कंटिन्यू विद नो सेविंग और एजुकेशन टू एस्केप। ठीक है, उन्हें लगता है हम इसी कास्ट के तो यही काम करना होगा, इसलिए वो वही काम करते रहते हैं। Why is said that मुकेश by dreaming to be a mechanic has done a brave act? क्यों इतनी बड़ी बात है? मुकेश ने अगर सोच लिया कि वो कोई और काम करेगा तो why is said कि बहुत बड़ी बात है। तो मुकेश dream to become a motor car mechanic is considered brave because it challenges the deep rooted tradition of bangle making that traps his family in Firozabad's poverty, क्योंकि उसकी फैमिली, सब फैमिली तो उसमें ट्रैप है। Despite his caste expectation and the fear of change that binds his elder, मुकेश dare to imagine a different future. His ambition to break free from hazardous, low-paying work and pursue a skilled profession shows courage as it defies systematic barriers and offer hope for independence and self-determination. तो वो क्या चाह रहा है कि नहीं, मैं अपने खुद के पैरों पे खड़ा हूँगा। How is garbage means of survival for the rag pickers of सीमापुरी? तो for the rag pickers of सीमापुरी, garbage is the source of livelihood. क्या होता है? They collect and sell scrap item like plastic, glass and metal to earn a small income. For children, साहिब, garbage sometimes also bring unexpected treasure like coins or discarded toys, making it source of excitement. तो उनको कभी कभी गार्बेज में से ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं, टॉय मिल गया, कुछ सिक्के विक्के मिल गया, तो वो और खुश होते हैं। However, for adults, it is purely means to survive. Why does Sahib leave rag picking? Does it make his life better? तो साहिब ने रैक पिकिंग क्यों लीव करी थी? तो साहिब लीव रैक पिकिंग टू वर्क एट अ टी स्टॉल फॉर अ फिक्स सैलरी ऑफ 800 पर मंथ विद फूड। हाउएवर दिस चेंज डज नॉट इंप्रूव हिज लाइफ। कोई लाइफ तो उसकी इंप्रूव नहीं हुई, कोई एजुकेशन मिली, कुछ नहीं मिली। अर्लियर रैक पिकर ही हैड फ्रीडम एंड कुड रोम फ्रीली, पहले तो वो मजे से घूमता था। नाउ ही इज ट्रैप्ड इन चाइल्ड लेबर वर्किंग अंडर ऑर्डर्स। द ऑथर नोट्स दैट साहिब हैज लॉस्ट हिज केयरफुली स्माइल सिंबलाइजिंग द लॉस ऑफ हिज इनोसेंस एंड ड्रीम्स। जो उसके ड्रीम्स थे, टेनिस खेलना, ये वो सब कुछ नहीं देख रहा था उसकी शक्ल पे। चुके हैं जो है डीप वाटर। वेयर एंड व्हेन डिड डगलस developed his fear of water? तो ये पहला फियर ऑफ वाटर पूछा जा रहा है और दोनों ही बताने हैं आपको, पहला और दूसरा भी। तो डगलस डेवलप्ड फियर ऑफ वाटर एट द एज ऑफ 3 और 4, जब उनको जो है कैलिफोर्निया बीच पे वो गिर गए थे। लेटर एट द एज ऑफ 10 और 11, जो टेरिफाइंग एक्सपीरियंस हुआ था YMCA, लड़के ने उन्हें पूल के अंदर फेंक दिया था, ये उनका सेकेंड इम्पैक्ट था जो है साइकोलॉजिकल फियर का। तो दोनों बता दिए हमने इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रैटेजी डिड डगलस यूज टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? ठीक है, तो देख लो मैंने लिखा है कि बार बार ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, PYQs हैं ये। डगलस ने हायर कर एक इंस्ट्रक्टर टू उनको जो है वो सिखाएगा स्विमिंग। ठीक है, फॉर 5 मंथ्स उन्होंने सिखाई उसने स्विमिंग। इंस्ट्रक्टर ने एक पुली यूज़ करी थी, उनके कमर पे बांधी थी, ये सब याद होगा। फिर ब्रीदिंग करना सिखाया, फिर लेग को जो है लेग्स की प्रैक्टिस कराई। एंड आफ्टर द ट्रेनिंग डगलस ने अकेले खुद को टेस्ट करा स्विमिंग पूल में और लेक में, जिससे उन्हें श्योर हो कि उनकी जो है आ गई उनको स्विमिंग। हाउ डिड डगलस एक्सपीरियंस डेथ इन द YMCA पूल? कैसे उन्होंने डेथ एक्सपीरियंस करी थी YMCA पूल में, ये बताओ। तो व्हेन डगलस वाज पुश्ड इनटू द डीप एंड ऑफ द YMCA पूल, ही स्ट्रगल्ड टू कम अप एंड ट्राइड अ स्ट्रैटेजी ऑफ जंपिंग टू द सरफेस बट फेल्ड। तो ये लिखना है आपको, समझाओ कि जब वो पूल में गिरे तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। एज ही रेन आउट ऑफ ऑक्सीजन हिज लिम्स बिकेम लाइफलेस। जब उन्हें मरने का फील हुआ तो क्या हुआ था? लिम्स लाइफलेस लग रही थी। हिज लंग्स हर्ट। ठीक है, एंड ही फेल्ट ईरी कामनेस। स्ट्रेंज लिख देना ईरी की जगह, एक अलग सी कामनेस उन्हें अनकॉन्शियसनेस में जब वो जा रहे थे लगी थी। ही सेम्ड हिमसेल्फ सिंकिंग डीपर एज इफ स्लिपिंग इनटू अनकॉन्शियसनेस। ही डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस एज ब्लैकनेस स्वीपिंग ओवर हिम मेकिंग हिम फील एज इफ ही वर डाइंग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी दैट सिग्नल्ड डगलस शिफ्ट फ्रॉम हेल्पलेसनेस टू डिटर्मिनेशन। स्टोरी में आपको कब लगा कि डगलस जो हेल्पलेस मजबूर थे उससे वो एक डिटरमाइंड इंसान बन गया, जब उन्होंने सोचा था कि मैं अपने फियर को ओवरकम करूंगा। तो द टर्निंग पॉइंट अकर्स व्हेन डगलस डिसाइडेड टू कन्फ्रंट हिज फियर बाय हायरिंग अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। उससे पहले तो उनकी फिशिंग ट्रिप खराब होती थी, एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं सीखूंगा अंडर द गाइडेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर। दिस मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम पैसिव सफरिंग टू एक्टिव डिटर्मिनेशन, सेम ऊपर वाला लिख देना, एंड ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर थ्रू परसिस्टेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्ट इफेक्ट द प्रेजेंट इन एवरीवन्स लाइफ। तो ये कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, हमारा जो पिछला समय होता है, पास्ट होता है, वो हमारे प्रेजेंट को कई बार इफेक्ट करता है। हाउ डज दिस ट्रेंड ट्रू इन डगलस लाइफ। ये बात डगलस की लाइफ के लिए कितनी सच है। तो येस, द ट्रॉमा ऑफ नियर ड्राउनिंग एज अ चाइल्ड डीपली अफेक्ट हिज प्रेजेंट। ठीक है, जैसे बचपन का डर था उससे भी उनका इफेक्ट हुआ था। द फियर ऑफ वाटर लिंगर्स इन्फ्लुएंसिंग हिज एक्शंस एंड थॉट। डिस्पाइट फिजिकल रिकवरी द इमोशनल पेन ऑफ पास्ट कंटिन्यूज टू ruin his water sports until he learns to overcome his fear by a systematic manner। तो उनके साथ जो दोनों इंसिडेंट हुए पानी के, उसके बाद उन्हें बहुत डर लगता था जब तक उन्होंने सिस्टमैटिकली ट्रेनिंग नहीं करी। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। वो सेम है, वो थोड़ा लॉन्ग में लिख रखा है क्या क्या उन्होंने एक्सरसाइजेस कराई थी, तो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रूजवेल्ट्स कोट ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ। तो इट मीन्स दैट फियर इज ऑफ्टन मोर डेंजरस देन द एक्चुअल प्रॉब्लम। कि आपको किसी चीज से डर लग रहा है ना, वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स को फेस करने से ज्यादा बुरा उस डरना। ठीक है, इट कैन स्टॉप अस फ्रॉम थिंकिंग क्लियरली और टेकिंग एक्शन। फियर कैन एक्ट एज एन ऑब्स्टेकल इन ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड अचीविंग सक्सेस। वंस वी ओवरकम फियर, चैलेंजेस आर बिकम ईजियर टू फेस। ठीक है, हाउ डिड डगलस फियर ऑफ वाटर इफेक्ट हिज लाइफ। तो उनकी कोई भी ट्रिप अच्छी नहीं होती थी, कैनोइंग की, फिशिंग की, बोटिंग की, इस वजह से उनको बहुत ही ज्यादा लेग्स उनकी पैरालाइज टाइप फील होती थी जब भी वो वाटर के पास जाते थे, तो अच्छा नहीं था। लास्ट क्वेश्चन, ऑल वी हैव टू फियर द फियर इटसेल्फ। अगेन आपको समझाना है, तो यही वाली कोटेशन को आप, मैंने कहा है ना, इस वे में समझा देना, ये ज़्यादा इजी लिखा हुआ है। विद दिस गाइज हमारा जो है कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर। ये थोड़ा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें मैंने बता रखा है डीप वाटर इज मोर देन जस्ट द स्टोरी अबाउट ओवरकमिंग फियर। तो येस, हमें बताना है कि इसमें हमें खाली ओवरकम फियर नहीं है, 4-5 चीज़ें दिखाई है। ह्यूमन डिटर्मिनेशन, कैसे डगलस ने फियर ओवरकम करा। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा, की कैसे उन्हें पानी देखने के बाद, सीखने के बाद भी स्विमिंग डर लगता था। फ्रीडम मिलता है कॉन्करिंग फियर से। तो ये स्टोरी हमें बताती है कैसे हम अपने आप को एक कॉन्फिडेंट इंसान बना सकते हैं। तो ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल है। विद दिस आते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है चैप्टर के ऊपर, जो आते हैं अपने अगले चैप्टर पे, जो है द रैट ट्रैप। ठीक है, तो रैट ट्रैप जो हमारा चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द पेडलर्स फिलोसफी अबाउट द वर्ल्ड। तो पेडलर की फिलोसफी क्या थी। तो पेडलर बिलीव दैट होल वर्ल्ड वाज लाइक अ रैट ट्रैप। ठीक है, इट्स पीपल इट ट्रैप्स पीपल विद बेट्स। हमें लालच से देकर वो हमें ट्रैप करता है, सच एज रिचेस, शेल्टर एंड फूड। वंस समवन इज टेम्प्टेड, दे कॉट in the life struggles just like a rat in a trap. His cynical view reflected his own hardships and loneliness. तो उसका ये व्यू दिखाता है उसकी अपनी हार्डशिप और लोनलीनेस। ठीक है, why was Crofter so friendly and generous with the peddler। एक क्रॉफ्टर जो थे वो हमारे बूढ़े अंकल क्यों एक अनजान आदमी के साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे थे। तो क्योंकि वो लोनली एंड ओल्ड थे, विद नो वन टू टॉक टू। उनके पास कोई था ही नहीं बात करने के लिए। He welcomed the peddler warmly, offering him food and shelter. He even showed him his earning 30 kronas, trusting him completely. His kindness, however, was betrayed when the peddler stole his money. अगला क्वेश्चन, how was the peddler received by the crofter। तो crofter welcomed the peddler warmly। ठीक है, unlike the unfriendly faces peddler usually came across, he treated his guest kindly, offering him hot porridge for supper and sharing big pieces of tobacco roll. They even played a card game Majolis together until bedtime. This kindness and care made the peddler feel very happy। तो आज तक इतनी अच्छी मेहमान नवाजी तो उसकी हुई नहीं थी, तब भी उनके यहाँ पे वो चोरी करता है। How could the peddler enter the forge without being noticed by the blacksmith। तो ऐसा कैसे हो गया था कि वो फॉर्ज में बिना नोटिस करे चला गया था। तो देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज। इट वाज ऑन अकाउंट ऑफ दिस नॉइज मेड बाय द बर्निंग ऑफ द बिग बेलोज। ठीक है, क्रैकिंग ऑफ कोल, क्लैटरिंग ऑफ शॉवेल चारकोल, टुगेदर विद रोरिंग वाटरफॉल एंड विपिंग ऑफ रेन बाय शार्प नॉर्थ विंड, दैट ब्लैकस्मिथ फेल्ड टू नोटिस द पेडलर व्हेन ही एंटर्ड द फॉर्ज। तो वैसे क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्ज का माहौल बता रखा है कि फॉर्ज में इतनी आवाजें थी इसलिए पेडलर ऐसे एंटर कर गया, पता नहीं चला। व्हाई डिडंट द स्ट्रेंजर टेल आयरन मास्टर दैट ही वाज नॉट निल्स ओलफ। क्यों वो नहीं बताता, अरे नहीं मैं आपका दोस्त निल्स ओलफ नहीं हूँ। तो द पेडलर रिमेन्ड क्वाइट व्हेन ही सॉ दैट आयरन मास्टर हैड मेड अ मिस्टेक बाय रिकॉग्नाइजिंग हिम एज निल्स ओलफ, एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। He didn't reveal his true identity because he expected to get a few coronas and shelter from the biting cold under mistaken identity of Olaf. उसे लगा कि अगर ये मुझे अपना दोस्त समझेंगे तो मुझे कुछ पैसे देंगे, ठीक है, और मुझे यहाँ रहने देंगे। आयरन मास्टर भी जो है फौज के अंदर, तो इन्हें यही कह देता हूँ। एडला sat and hung her head even more dejectedly than usual, which two reason forced her to behave in that manner.
कब और क्यों ऐसा हुआ कि एडला अपना सर नीचे झुका के बैठ गई थी और उसे बहुत बुरा लग रहा था? क्या दो रीजन थे? तो द फर्स्ट रीजन वाज दैट एडला हैड लर्नड एट द चर्च दैट वन ऑफ ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड। पहला रीजन था जब उसे पता चला क्रॉफ्टर क्या चोरी हुई है। द सेकंड एंड मोर इंपॉर्टेंट रीजन वाज दैट शी हैड लर्नड द रॉबरी वाज कमिटेड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स। और जब उसे पता चलता है वो हमारे घर पे जो रैट ट्रैप सेल रहा है उसी ने करी है, दिस डिटेक्टेड हर एज शी हैड सर्व्ड अ चीट थिंकिंग हिम टू बी अ मेयर अनफॉर्चुनेट सोल। ठीक है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि अच्छे इंसान को मैं, एक बेचारा आदमी को मैं अपने घर पे रख रही हूँ, बट वो तो एक चीटर है। ठीक है, चलो। व्हेन द आयरन मास्टर थ्रेटन्ड टू कॉल द शेरिफ, हाउ डिड द पेडलर रिएक्ट? तो शेरिफ वाली बात पे पेडलर कैसे रिएक्ट करता है? तो द पेडलर डिफेंडेड हिमसेल्फ दैट ही वाज अ पुअर मैन। ही सेड दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग rat trap. All good things that are offered to him were just baits. These baits were set out to drag poor man into trouble in case the sheriff came to lock him up. The day was not far when the iron master would be trapped himself. तो वो कहता है जैसे आज आपने मुझे ये फंसाया क्रिसमस डिनर में और मुझे अगर आज जेल हो जाएगी शेरिफ से, तो कल को तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा, ध्यान रखना। Why did the peddler decline the iron master invitation to his house? वो क्यों जाने से मना कर देता है उनके घर पे? तो peddler was guilty of stealing the crofter's money and feared that iron master might report him to police. He also felt unworthy of the rich household and did not want to enter another trap of comfort that might later turn into trouble for him. तो उसे पता था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए उसने आयरन मास्टर को तो मना ही कर दिया था। How did Edla Williamson change Peddler's life? एडला ने कैसे पेडलर की लाइफ बदल दी थी? तो एडला treated Peddler with genuine kindness and respect, unlike other who either mistrusted him, बाकी लोगों की तरह नहीं जो उसको ट्रस्ट नहीं करते थे, or tried to send him away. Her compassion and hospitality touched his heart. He decided to change his way, leaving behind the stolen money and a letter proving that her trust had reformed him. Justify the title rat trap. क्या rat trap टाइटल बिल्कुल सही है? तो yes, the title rat trap is symbolic. The world is portrayed as a rat trap full of temptation where people get got in greed, crime, materialism. The peddler himself fall into the trap when he steals money but later escape it through Edla's kindness. वो एडला की kindness से उससे बाहर निकल गया. The story suggests that love and trust can free people from life का trap. ठीक है, वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेडलर्स गिफ्ट टू एडला? क्या सिग्निफिकेंस है उस गिफ्ट की? तो पेडलर लेफ्ट 30 करोनर अ लेटर एंड अ रैट ट्रैप एज अ गिफ्ट। ये गिफ्ट उसका ग्रेटिट्यूड दिखाता है कि उसने एडला ने जो काइंडनेस दिखाई है वो उसको रीपे कर रहा है। ठीक है, दिस शो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ थीफ टू अ ऑनेस्ट मैन। हाउ डज द रैट ट्रैप हाईलाइट द थीम ऑफ कंपैशन एंड रिडेम्पशन? कंपैशन एंड रिडेम्पशन की थीम कैसे दिखाता है? तो कंपैशन दिखाता है बाय द पावर टू चेंज पीपल। द पेडलर हु वाज वंस अ थीफ एंड अ सिनिक फाउंड रिडेम्पशन थ्रू एडलास काइंडनेस। रिडेम्पशन मतलब आपको एक छुटकारा मिल गया, एक तरीके का आपको एक नया जन्म मिल गया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग हिम लाइक क्रिमिनल शी वेलकम्ड हिम वार्मली एंड मेकिंग हिम रियलाइज दैट लव एंड ट्रस्ट कैन रिफॉर्म इवन द वर्स्ट इंडिविजुअल्स। विद दिस गाइज ये हमारा कंप्लीट ही हो गया क्वेश्चन। मैंने एक दो क्वेश्चन और लगाए हैं, चलो इन्हें भी पढ़ लेते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन मास्टर एंड एडला टुवर्ड्स जो है हमारा पेडलर। तो आयरन मास्टर वांटेड टू हेल्प द पेडलर आउट ऑफ प्राइड थिंकिंग ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस बट वाज क्विक टू थ्रो हिम आउट व्हेन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। एडला ऑन द अदर hand treated him with respect and kindness even after knowing he was a stranger. This contrast highlight how genuine kindness Edla leads to transformation whereas conditional kindness Iron Master does not. Iron Master को लगा मेरा दोस्त है तो ही मदद करूंगा, बट उसने नॉर्मल आदमी समझ के भी मदद करने की सोची। The world is nothing but a big rat trap. Do you agree? तो yes, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, ये मैंने लिखा है। अगर आपको ये लाइन पसंद हो तो ऐसे लिखो, वरना और इजी वर्ड्स में लिख लो। ठीक है, विद दिस हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन। व्हाट मैसेज डू द रैट ट्रैप कन्वे? तो द स्टोरी रैट ट्रैप कन्वे करता है दैट ह्यूमन बींग्स आर नॉट बियॉन्ड रिडेम्पशन। ऐसा नहीं कि कोई सुधर नहीं सकता। इवन द मोस्ट फ्लॉड इंडिविजुअल कैन चेंज इफ गिवन लव एंड रिस्पेक्ट। इट इज ऑल्सो वॉन्ट्स अगेंस्ट ग्रीड एंड डिसऑनेस्टी, कि अगर हम लालची बनेंगे, डिसऑनेस्टी करेंगे। शोइंग दैट ट्रू हैप्पीनेस कम फ्रॉम कंपैशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन रादर देन मटीरियल वेल्थ, कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हम खुश रहेंगे। विद दिस ये भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर इंडिगो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी? तो गांधी जी से क्यों मिलना था उन्हें? चंपारण पीजेंट्स के साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसके बारे में बताने के लिए। ही persistently followed Gandhi ji to get to visit Champaran and fight for the farmers' right. Most important question है कि ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। How did Gandhi ji's visit to Champaran impact peasant? तो गांधी जी visit gave the peasant courage and self-respect. They realized that they had rights and could stand up against the British rule. His leadership led to an agreement where landlords had to refund money to the peasant, marking the beginning of their freedom and exploitation. तो गांधी जी के जाने से उनको फ्रीडम, करेज मिला और उनको अपना पैसा भी वापस मिला था। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण, व्हाई वाज इट अनफेयर? क्या था शेयर क्रॉपिंग सिस्टम? तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड फोर्स इंडियन पीजेंट टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड और फिर उसको वो सेल करते थे लो प्राइस पे। ठीक है,
This was unfair because it was forced labor and peasants were not paid fairly. When synthetic indigo was invented, landlords tricked the peasants into paying compensation to stop growing indigo. ठीक है. Next question. How do you see Mahatma Gandhi's acceptance of 25% refund from the landlord? Do you consider it to be right? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या लगता है आपको कि महात्मा गांधी ने जो 25% एक्सेप्ट करा वो सही था? ये है क्वेश्चन हमारा. आंसर हमारा यहाँ से शुरू है. तो गांधी जी लुक्ड एट द प्रॉब्लम फ्रॉम अ प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ये लाइन नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं. हिज इमीडिएट कंसर्न वॉज टू ब्रेक द डेडलॉक एंड एट द सेम टाइम ही वॉन्टेड टू एंश्योर दैट लैंडलॉर्ड्स रियलाइज दैट देयर माइट वुड बी चैलेंज बाय द इंडियंस. कि उनको ये यकीन दिलाना था लैंडलॉर्ड्स को कि ये नहीं वो अपनी मर्जी कर सकते, इंडियंस उन्हें चैलेंज कर सकते हैं. गांधी प्रायोरिटाइज द सिंबॉलिक विक्ट्री ओवर द मॉनेटरी अमाउंट. उन्होंने कहा जीत हुई ना हमारी, हार गए ना, वो उनकी गलती थी, गिल्टी प्रूफ हो गए वो. बाय एक्सेप्टिंग 25% he aimed to break the deadlock and emphasize the landlord's obligation to surrender part of the money, thus diminishing their prestige. तो उनके जो वो इतना बनते थे खुद को, वो तो लो हो गई ना कि भाई तुमने झूठ बोला, तुमने एक ब्लफ करा है. फॉर गांधी द एसेंस ले इन एस्टैब्लिशिंग द प्रिंसिपल दैट लैंडलॉर्ड्स वर अकाउंटेबल एंड दैट पीजेंट्स हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स. कि पीजेंट्स के पास भी अपने राइट्स नहीं, ऐसा नहीं है हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके साथ कुछ भी करे. तो इसलिए उनका 25% एक्सेप्ट करना सही था. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. द रेजोल्यूट एंड अनअज्यूमिंग राजकुमार शुक्ला प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द चंपारण स्ट्रगल. डू यू अग्री? यस. क्या रोल था उनका ये हमें बताना है. तो राजकुमार शुक्ला रिप्रेजेंट द ग्रीवियंसेस ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपर persistently requested गांधी जी टू विजिट चंपारण एंड एड्रेस द injustice ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम. शुक्ला की डिटर्मिनेशन और कंटिन्यूअस प्रेजेंस से ही गांधी जी अग्री करे चंपारण आने के लिए. तो शुक्ला एक कैटलिस्ट यानी कि एक मीडियम की तरह वर्क करे गांधी जी की अटेंशन सारे के सारे चंपारण पीजन की तरफ ले जाने के लिए, लीडिंग टू गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट इन चंपारण स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम. तो खाली चंपारण नहीं, पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए राजकुमार शुक्ला जी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बने. Gandhiji's selfless devotion and charisma won over the lawyers' confidence and ensured their wholehearted participation in Champaran struggle. Discuss. कितना मुश्किल क्वेश्चन है. क्या है ये? जब गांधी जी ने कहा था मैं तो जेल चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा, तो उनके इस सेल्फलेसनेस से बाकी लॉयर्स ने भी कहा था ना कि हम भी जाएंगे, वो बात हो रही है. So through his sincere and dedicated efforts for the sharecroppers, Gandhiji made the lawyer understand that they too must contribute toward the cause. Initially, he chided them for charging huge fees among the sharecroppers. Gandhiji's selfless service and devotion to the cause of the peasant put the lawyer to shame. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. CF Andrews जब आए थे तो गांधी जी ने उन्हें रुकाने को क्यों मना करा था? तो गांधी जी was opposed to CF Andrews helping in Champaran gave reason. तो though Gandhiji's lawyer friend thought it would be good idea for CF Andrews to stay in Champaran and help them, Gandhiji vehemently हटा देना opposed it. He said that if they had an Englishman on their side, it would show the weakness of their heart. They should not attempt to seek a prop in Andrews just because he happened to be an Englishman. Gandhi wanted Indians to be self-reliant. Important question है एग्जाम के लिए. Why did the British landlord offer to refund the money? तो British landlord realized that Gandhiji's movement was getting stronger. उन्हें पता चला movement strong हो रहा है, peasants were united. To avoid further trouble, उन्होंने पैसे वापस कर दिए थे. रीड कर लो इसको, important question है. नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, ये आया Why did Gandhiji consider the Champaran episode a turning point in Indian freedom struggle? ये बहुत बार पूछा जाता है. तो चंपारण was the first time Gandhiji used सत्याग्रह in India. It showed that common people could fight against injustice without violence. ठीक है. This success inspired future movements like non-cooperation and civil disobedience movement, making it a turning point in India's independence struggle. How did Gandhi approach to solving problems differ from traditional leader? तो गांधी जी का प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका बिल्कुल अलग था. He understood their problems and empowered them to fight for themselves. He believed that non-violent resistance and focused on self-reliance rather than just demanding rights. Role did education and health play in Gandhiji's चंपारण मूवमेंट? तो उन्होंने जो हेल्थ और एजुकेशन पे करा था उसके बारे में बताना है. ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है. तो गांधी जी बिलीव दैट रियल फ्रीडम मेंट सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, इसलिए उन्होंने वहाँ स्कूल सेटअप कराए, चिल्ड्रन के लिए बेसिक हेल्थ केयर के लिए डॉक्टर्स को बुलाया. दिस शोड दैट हिज गोल वाज नॉट जस्ट पॉलिटिकल फ्रीडम बट ऑल्सो सोशल डेवलपमेंट. ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन. व्हाट क्वालिटीज ऑफ गांधीजी हेल्प्ड हिम विन द चंपारण स्ट्रगल? तो उनका पेशेंस, डिटर्मिनेशन, नॉन वायलेंस एंड प्रैक्टिकल विजडम से वो जीते थे. तो एक बार इसे रीड कर लो, ये सब लाइंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काम आ सकती है. आई नो ये क्वेश्चन तुम्हें डिफिकल्ट लग रहे होंगे, तो मैंने कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन की ही ये सीरीज बनाई है. इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन ही हैं जो लॉन्ग और शॉर्ट में आपकी हेल्प करेंगे. थोड़े आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चन पढ़ना है जो
वो भी आते हैं पेपर के अंदर, तो उसके लिए मेरी आप शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज पढ़ सकते हो जिसमें हमारे बेसिक क्वेश्चंस है चैप्टर के, बेस क्वेश्चंस उन्हें मैं कहती हूँ। ये हाई एंड क्वेश्चंस मैं आपको करानी हूँ, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द हाई एंड क्वेश्चन ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा पोएट्स एंड पैनकेक्स। व्हाट लेसन डज द इंडिगो टीच अबाउट लीडरशिप? तो द स्टोरी टीचेस दैट अ ट्रू लीडर सर्व्स द पीपल एंड हेल्प्स देम बिकम इंडिपेंडेंट। इट ऑल्सो हाईलाइट दैट सोशल जस्टिस इज नॉट जस्ट अबाउट लॉज बट ऑल्सो अबाउट डिग्निटी एंड राइट्स। गांधी सक्सेस इन चंपारण प्रूव दैट चेंज बिगिंस व्हेन पीपल यूनाइट एंड स्टैंड अप फॉर देमसेल्फ। तो ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट पेपर पैटर्न हाई हो रहा है तो हम हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पोएट्स एंड पैनकेक के द स्टोरी। तो पैनकेक was a brand of makeup used by Gemini Studio. It was a popular product used by the actors to brighten their face under the studio lights. The story humorously described how excessive makeup was applied even to those who didn't need it. वो कहते हैं ना कि ऐसे जोकर बना देते हैं, तो वो humorously उसको describe करते हैं। What was the writer's job in the Gemini Studio? तो writer worked in the publicity department of Gemini Studio. His job was to cut, paste newspaper articles and collect information. Though it was a simple job, it gives him insight to the film industry. Describe the makeup room in the Gemini Studio. The makeup room looked like a salon. ठीक है, it had many mirrors and light, and a team of men applied thick layers of makeup on actors. The place was always chaotic. ठीक है, बहुत chaos होता था with junior artists, actors and the makeup team working together. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज शुभू? वाई वॉज ही कंसिडर्ड एन एसेट टू द जेमिनाई स्टूडियो? तो कोटामंगलम शुभू वॉज अ टैलेंटेड स्क्रिप्ट राइटर, पोएट, एक्टर इन जेमिनाई स्टूडियो. He was loyal to the boss, had a great sense of humor, and could write scripts that suited any actor. His creativity and problem-solving skill made him indispensable to the studio. Very important to the studio लिख देना कोटामंगलम शुभू को. Does tailor made for films? तो शुभू जी को टेलर मेड क्यों बोला जाता था फिल्म्स के लिए? तो शुभू was called tailor made for film because he was very talented and creative. He could quickly suggest many ideas for film scenes. He was cheerful, hardworking, and very loyal to his boss. His positive nature helped the studio to work smoothly. इसलिए उन्हें कहा जाता था कि ये पिक्चरों के लिए ही बने हैं. Why is Subbu called psychopath but still a special character? Psychopath मतलब जो लोगों को जो है ना, सुबू में भी called a psychopath because he always supported his superior. क्योंकि जैसे वो नहीं बटरिंग करते हैं अपने से बॉस की, इस टाइप से psychopath था वो मानो कि दूसरों को बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ रहना, उनको सपोर्ट करना चाहे वो गलत भी हो, जिससे वो तुम्हारा साथ दे कल को. However, he was special because he was talented also, kind, generous also. He was good at writing, acting, helping others. These quality made him different from ordinary person. तो चाहे वो शायद अपने बॉस की बटरिंग करते हो बट स्टिल वो टैलेंटेड तो थे ना, तो वो तो कमी नहीं थी उनके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, why was the management hierarchy followed in the makeup department? तो hierarchy was clearly followed. Chief makeup man worked on main actor actresses, senior assistant worked on second level, junior assistant worked on the comedian, and the office boy did the makeup of the crowd. Who becomes frustrated due to underutilization of talent? On whom did he show his anger? तो अंडर यूटिलाइजेशन किसके टैलेंट का हो रहा था? ऑफिस बॉय का, और उसका गुस्सा कहा जाता था शुभू जी पे. यही बात आना है. तो ऑफिस बॉय became frustrated because his talent was not used properly. He wanted to become an actor or writer but remained a simple makeup man. He showed his anger towards Shubbu who held a higher position in the studio. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, what was the view of the people at the Gemini Studio about communism? तो people at Gemini Studio believed that communism were cruel and godless people. They thought communists had no love for family and were always ready to create violence and trouble. What impact did Frank Buchavan's moral rearmament army have on Gemini Studio? तो Frank Buchavan की moral rearmament army visited Madras in 1952. It was considered an anti-communist movement. Since people at Gemini Studio disliked communism, the visit supported their beliefs and thinking. विद दिस गाइज इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. अगले चैप्टर पे जो है इंटरव्यू. व्हाट डिड द उम्बर्टो एको अमेरिकन पब्लिशर इनिशियली एक्सपेक्ट फ्रॉम द नेम ऑफ द रोज? तो एको की जो अमेरिकन पब्लिशर थे इनिशियली उन्होंने एक्सेप्ट करा था नॉट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज एज शी बिलीव इट वुड नॉट अपील टू अ कंट्री वेयर पीपल हैडंट सीन कैथीड्रल और लेटन, कि उन्हें लगा था उनका नहीं चलेगी वो कहाँ पे, इनके अमेरिका के अंदर. व्हाट आर द व्यूज ऑफ राइटर्स लाइक वी एस नायपॉल एंड लुइस कैरल और इंटरव्यूज? तो सेलिब्रिटीज जो वी एस नायपॉल है, रुडियार्ड किपलिंग, लुइस कैरल, एच जी वेल्स हैव एक्सप्रेस्ड देयर स्ट्रॉन्ग डिस्पाइस फॉर इंटरव्यूज. दे कंसिडर इंटरव्यू इमोरल एंड असॉल्ट बिकॉज दे फील इंटरव्यूज कुड रैदर डिस्पैचिंग इफेक्ट ऑन देयर पर्सनैलिटीज एंड आर एनक्रोचमेंट ऑन देयर प्राइवेसी. तो सबका इकट्ठा करके आ गया इसमें. व्हाट डज इको थिंक अबाउट द सक्सेस ऑफ हिज बुक द नेम ऑफ द रोज? तो एको बिलीव दैट सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज इज अ मिस्ट्री. वो कहते हैं मिस्ट्री है बिकॉज इट इज अनप्रिडिक्टेबल. ही थिंक्स दैट इफ ही हैड रिटन इट 10 years earlier or later द बुक वुडंट हैव हैड द सेम इम्पैक्ट एट दैट टाइम. ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द प्रोफेसर फीडबैक इन्फ्लुएंस इकोज पर्सपेक्टिव ऑन स्कॉलरी बुक? वो जो बच्चों की बुक लिखते थे, बच्चों मतलब मैं कह रही हूँ स्कूल की जो बुक लिखते थे कॉलेज की, उसका क्या इम्पैक्ट था उनके टीचर ने जो उन्हें बताया था उससे? तो फीडबैक मेड इको रियलाइज दैट स्कॉलरी बुक शुड बी रिटन इन अ स्टोरी शेयरिंग द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, मिस्टेक एंड करेक्शन. दिस इंस्पायर्ड हिम टू इंक्लूड अ narrative
narrative aspect in his essays and later his novels. What does Eco mean by saying his essays always have a narrative aspect? तो Eco refer to his essay being written like stories. जब भी वो कोई essay भी लिखते हैं तो वो story की तरह लिखते हैं, process, mistake, सब कुछ share करते हैं जिससे वो engaging और personal लगता है rather than presenting conclusions. What does Umberto Eco say about his identity preference? तो he would like to be identified as a professor because he writes novel only on Sunday. He attends academic conferences, not pen club meetings. तो ये 6 क्वेश्चन ही अभी मैंने इसके कराए हैं. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है गोइंग प्लेसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs. हु इज सोफी, व्हाट आर हर ड्रीम्स? तो सोफी टीनेज गर्ल है फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, याद है ना, ड्रीम्स ऑफ ग्लैमरस एंड सक्सेसफुल लाइफ, और वो इमेजिन करती है एज अ फैशन डिजाइनर, एक्ट्रेस, ओनर ऑफ अ बिग बिजनेस, दो हर रियलिटी इज डिफरेंट. व्हाट काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड सोफी बिलोंग टू? तो सोफी कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर वर्किंग क्लास फैमिली जहाँ उसके फादर लेबरर है, मदर बहुत काम करती है, भाई मैकेनिक है और फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं. डिस्पाइट दिस सोफी की ड्रीम्स बहुत बड़ी है, लग्जूरियस लाइफ की, ignoring reality of her situation. What is the role of Geoff in Sophie's life? बताओ. तो Geoff is Sophie's elder brother and she looked up to him. He is quite reserved, which makes Sophie curious about him. She shares her imaginary stories with him, hoping he will believe them. She wants to be part of his world, which seems more exciting than her own. Geoff, however, is more realistic and doesn't believe in Sophie's fantasies easily. ठीक है. What does Sophie tell Geoff about meeting Danny Casey? बताओ. तो Sophie imagines meeting Danny Casey, a famous footballer, and tells Geoff because she wants him to believe in her dreams and thinks she is special. She hopes her brother will talk about her story in his circles, making her feel important. वो अपनी बातें इसलिए बताती है, उसे लगता है भाई अपनी बातें बताएगा. She enjoys living in her fantasies, even though she know they are not real. Geoff, however, doubts her story but doesn't argue much. Geoff को लगता है झूठ बोल रही है but कहता कुछ नहीं है. How does Sophie's father react when he hears about Danny Casey? तो when Sophie tells her father about meeting Danny Casey, her father laughs and dismisses it. He thinks it is impossible for a football star to meet an ordinary girl. He doesn't take Sophie's imagination seriously. वो practical है, realistic है, unlike Sophie who dreams beyond her means. His reaction shows the contrast between Sophie's dream and reality. Why does Sophie go to Canal? Canal तक क्यों पहुंच गई थी मैडम, ये बताओ. So Sophie go to Canal to wait for Danny Casey, but he never comes. She believes in her own fantasy so much that she expect it to be real. उसे इतना सच लग रही थी अपनी fantasy, उसे लगा आ ही जाएगा, क्या पता है. As she waits, she feels heartbroken and lonely, realizing deep down that her dream was a lie. This scene symbolizes the contrast between dreams and reality as Sophie finally faces the truth. This moment highlights Sophie's longing for escape and her inability to accept her real life. चाहती है वो कि reality में रहे, but उसको कर नहीं पा रही है. Most important question है आपका ये इस chapter में से. अगले पे आते हैं. What is the theme of unfulfilled ड्रीम्स इन ग्लोइंग प्लेसेस? तो गोइंग प्लेसेस में यही ड्रीम है कि सोफी एक बेटर लाइफ चाहती है बट वो उसे मिल नहीं रही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो, ये इंपॉर्टेंट है. गोइंग प्लेसेस शो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी. द स्टोरी कंट्रास्ट रियलिटी एंड फैंटेसी थ्रू सोफी की इमेजिनेशन. सोफी फैंटेसीज इंक्लूड Danny Casey and becoming rich. In reality, she belongs to a poor family and her dreams are unrealistic. She prefers dreaming over accepting reality, but this lead to disappointment. Rather than वो काम करे, वो daydreaming करती है. The story teaches that dreams are important, but one should also stay grounded in reality. कि ड्रीम करो बट हाँ अपने जो है उसके लिए या तो वर्क करो या थोड़ा रियलिटी में भी रहो. लास्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट. डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन सोफी एंड जैंसी. तो सोफी एक ड्रीमर है, इन्विजनिंग अ ग्लैमरस फ्यूचर बियॉन्ड हर रीच, व्हाइल जैंसी इज प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, एक्सेप्टिंग देयर सोशो इकोनॉमिक रियलिटी. सोफीज फैंटेसीज ऑफन लेड हर एस्ट्रे, whereas Janry's grounded perspective keeps her focused on attainable goals. Third level was an imagination of Charlie. Charlie की imagination थी, सच्ची थोड़ी था वो. It was not present in reality. But Charlie claimed that it was present. According to Charlie, the third level was at the Grand Central Station. ठीक है. How did Charlie enter the third level? कैसे गया था वो? तो one night Charlie worked late at his office. He was in a hurry to get home, so he went to Grand Central Station to catch the suburban train. ठीक है. Suburban train के लिए वो जा रहा था. He was lost in a corridor. याद है एंगल लेफ्ट करा था जो कॉरिडोर. He thought it was the second level, but according to Charlie, he had entered the third level. ठीक है. अगला क्वेश्चन. वो who was the psychiatrist? What did he tell about the third level? जब चार्ली साइकियाट्रिस्ट को बताता है कि भैया थर्ड लेवल पे मैं गया था, तो वो क्या कहता है? तो सैम वाज अ साइकियाट्रिस्ट. जो उसका सैम बाद में डिसअपीयर हुआ था दोस्त, वही साइकियाट्रिस्ट था. ही वाज फ्रेंड ऑफ चार्ली. ही टोल्ड दैट द थर्ड लेवल वाज जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली. ही एक्सप्लेन्ड दैट द मॉडर्न वर्ल्ड फुल है इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी से. ड्यू टू ऑल दीज चार्ली वाज अपसेट, सो द इमेजिनेशन ऑफ द थर्ड लेवल रोज इन हिज माइंड. ऐसे लिखना. द इमेजिनेशन वाज एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी. डन. तो ये जो मैंने इंग्लिश लिखी है काफी ईजी लिखी है, तुम्हें लर्न हो जाए, कर लो लर्न. ऐसी क्वेश्चन आएंगे पेपर में. Why did Charlie think that the Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircase like a root? तो चार्ली को इसलिए लगता था because Charlie always found new doorways, stairs and corridors at the Grand Central Station. इसी को नए नए रास्ते मिलते थे. So he thought Grand Central Station is growing like a tree, pushing out new corridors, staircase like roots.
What did Charlie find when he entered the third level? Third level पे उसे क्या क्या मिला था? तो according to Charlie, when he entered the third level, he saw people wearing old-fashioned dresses. अब वो कैसी ड्रेसेस थी वो तुम मुझे एक्सप्लेन करके बताओ, ठीक है? एन ओल्ड लोकोमोटिव यानी कि इंजन पुराने जमाने का, न्यूज़पेपर डेटेड जून 11 1894, ब्रास पिटॉन्स, फ्लिकरिंग गैस लाइट्स एंड मेनी अदर थिंग रिलेटेड टू दैट सेंचुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल? कैसे पता लगाया उसने कि मैं थर्ड लेवल पे ही हूँ? टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, चार्ली वेंट टू द न्यूज बॉय, याद है ना, एंड सॉ द स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर. इट वाज द वर्ल्ड व्हिच हैड नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. इतने सालों से तो वो न्यूज़पेपर छपा ही नहीं था. ही फाउंड द फ्रंट पेज in public library file and it was printed on 11 जून 1894. उसने देखा उसमें वही खबर थी जो वो देख के आता, बाद में वो रियलिटी चेक भी करता है. What happened with Charlie at the ticket window? टिकट विंडो पे टिकट क्यों नहीं मिली थी उसे? तो when Charlie went to the ticket window to buy 2 tickets to Gettysburg, he paid the currency of the present world. समझे? इस साल की करेंसी उसने दी, which was totally different from the one used in the 1890s. On seeing the big notes, the clerk got stunned and thought Charlie was trying to cheat him. What information about Gettysburg, Illinois is given in the text? तो Charlie describes Gettysburg is a wonderful town with big old farms, houses, huge lawns and tremendous trees. ठीक है. What about his grandfather? Did Charlie tell his friend grandfather के बारे में उसने सैम को क्या बताया था? तो Charlie told his friend that his grandfather lived in nice and peaceful times, yet he was the one who had started the stamp collection. He did not need any temporary refuge from reality. ठीक है. What was the stamp collection? How was it related to Charlie? तो stamp collection was a link which joins the past and present. इस चैप्टर की पास्ट और प्रेजेंट टाइम ट्रैवल को पूरा करने की एक रास्ता क्या है? वो स्टैम्प कलेक्शन. उसी स्टैम्प कलेक्शन में फर्स्ट डे कवर आया, तो उसी से तो चार्ली को पता चला मेरा दोस्त वहां पहुंच गया है. दिस कलेक्शन वॉज पास्ड ऑन टू चार्ली फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर. व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? तो व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम, दे यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल. द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस प्रूव्स द डेट. ठीक है. The envelope is called the first day cover. What did Sam write in his letter to Charlie? So Sam wrote in his letter to Charlie that he had found the third level. Sam कहते मुझे तो मिल गया. And he has reached there. He wrote that he had been staying in Gettysburg for last 2 weeks. 2 हफ्ते से वहीं है. And enjoy कर रहा है लाइफ को. He invited both Charlie and wife Lucia. This shows that Sam was victim of worldly worries like Charlie. तो इससे हमें ऐसा पता चलता है कि भाई सैम भी चार्ली की तरह ही वर्ल्डली वरीज का विक्टिम था, तभी तो वो भाग गया ना, उसको मौका मिला तो. ठीक है. तो विद दिस ये वाला हमारा कंप्लीट होते हैं चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अब हम आते हैं द टाइगर किंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर. तो व्हाट वाज द प्रोफेसी अबाउट द किंग? तो किंग के पैदा होने पे क्या भविष्यवाणी हुई थी? तो द प्रोफेसी वाज दैट द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरा वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर. की इसे कौन मारेगा? हमारे महाराजा जी को उन्हें मारने वाला है एक टाइगर. Declared at his death, it predicted that his death would be from 100 tiger ड्राइविंग हिज ऑब्सेसिव क्वेस्ट टू मर्सिलेस हंट टाइगर्स. ठीक है जी. तो यहाँ पे ना ये लाइन मत ऐड करना. डिक्लेयर्ड एट हिज बर्थ प्रेडिक्टेड दैट हिज डेथ वुड बी फ्रॉम टाइगर लिखना बस. ठीक है. 100 टाइगर वाली तो बाद में हुई थी ना. ड्राइविंग हिज ऑब्सेसिव क्वेस्ट टू मर्सिलेसली हंट टाइगर्स, उसके बाद ही तो उनका हंटिंग शुरू हुआ था. What did the infant born just 10 days ago tell to the wise astrologer? अब वो 10 दिन की थी तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को क्या कहा? तो the infant said that all those who are born one day will die, so he did not need predictions to know that. कि भैया ये मत बताओ मुझे मरूंगा, पता ही है मरना है. He further said that there would be some sense in the prophecy if they could tell him the manner of his death. अगर आप बता सकते हो मैं मरूंगा कैसे, तब फायदा है. द महाराजा ऑफ, वो हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी टाइगर किंग? तो महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम है स्टोरी. उनके अलग अलग नाम है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी यहाँ पे मैंने लगा दिया है. हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर डेमोन्स्ट्रेट हिज कॉन्फिडेंस इन द प्रोफेसी ऑफ द महाराजा's डेथ? एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा अपने आप को 100% श्योर दिखाने के लिए कि नहीं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? तो द एस्ट्रोलॉजर कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर दैट इवन इफ द महाराजा किल 99 टाइगर द 100 वुड श्योरली किल हिम. ही वॉन्ट टू शेव हिज स्टफ्ड, कहता है मैं अपनी छोटी कटवा लूंगा. बर्न हिज एस्ट्रोलॉजी बुक, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा अगर मेरी प्रोफेसी गलत हुई तो. वाई वॉज महाराजा सो एंशियस टू किल द 100 टाइगर? अब 100 टाइगर को मारने के लिए महाराजा इतने एंशियस क्यों थे? तो द महाराजा हैड ऑलरेडी किल्ड द 99 टाइगर्स. किलिंग द 100 टाइगर वुड फ्री हिम फ्रॉम फियर एंड अलाउ हिम टू स्टॉप हंटिंग. उसके बाद वो बाकी काम कर सकते थे. तो द थॉट ऑफ द टाइगर डे एंड नाइट एंड वॉज एक्सट्रीमली कॉशियस बिकॉज चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड वॉर्न हिम. वाई वॉज द महाराजा वंस इन अ डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम? ऐसा क्या हो गया था कि उनका किंगडम जा रहा था? तो द महाराजा बैंड हंटिंग टाइगर इन प्रतिबंधापुरम. व्हेन अ ब्रिटिश ऑफिसर sought permission to hunt a tiger and photographed with it, the king
king refused. This angered the officer, putting the Maharaja's throne at risk. Why did the Maharaja have to pay a bill of 3 lakh rupees to the British jeweler? क्यों पे करना पड़ा था? To appease a British officer who requests to hunt tigers, he has refused. ठीक है. The Maharaja sent 50 expensive diamond rings to officers' wives. She kept all the ring, costing Maharaja 3 lakh rupees. Why did the Maharaja decided to get married? शादी करने की वो क्यों सोचते हैं? तो after killing most tigers in Pratimadapuram, the Maharaja still needed 30 more. He ordered the Diwan to find a royal family in a state with a large tiger population. He married such princes and hunted tiger during visits to his father-in-law. What problem did Maharaja face after killing 70 tigers? क्या problem आई थी? तो after killing 70 tigers, no tiger left in Pratibandhapuram. कोई बचा ही नहीं tiger. To continue his mission, Maharaja planned to marry into a royal family, a state rich in tiger population. This strategy later helped him in reaching 99 kills. तो इससे 99 तो कर लिए थे, एक ही तो बचा था. What measure did Maharaja take to stop his subject from hunting tigers? तो महाराजा ने impose कर दिया था complete ban on tiger hunting on his subject. He reserved the exclusive right to hunt tiger for himself so that he could personally kill 100 tigers and defeat the prophecy. What humorous reason did Kalki suggest for declining tiger population? उन्होंने क्या कहा था कि काल्की जी मतलब कौन हुए जो इसके राइटर है कि टाइगर क्यों नहीं है अब? तो काल्की humorously suggests that tiger might have practiced family planning, यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे, committed हरीकरी मतलब कि सुसाइड कर रहे हैं, और voluntary disappear to protect themselves from Maharaja's relentless and obsessive hunting. Why did the disappearance of domestic animal in village give the hope to the people? तो disappearance of domestic animal से उन्हें लगा टाइगर आ गया और वो टाइगर उन sheeps और भेड़ों को खा रहा है. When did the Maharaja decided to double the land tax for the villagers? When the 100 tiger could not be found in the village, Maharaja became furious and desperate. He ordered a diwan to double the land tax. Despite warnings of revolt, the king refused to withdraw his order. What does the story reveal about the Maharaja का character? कैसे हैं वो? बहुत important question है ये. Maharaja is shown as arrogant है, superstitious है, irresponsible है, कोई चिंता की परवाह नहीं है. His obsession with disproving the prophecy makes him neglect governance and environmental balance, revealing his vanity and misuse of royal power. Most important question, जल्दी लिखो इसे comment section के अंदर, ऐसे same to same. Why did British officer approach to Maharaja? तो उसको hunt करना था टाइगर, ठीक है. How did Maharaja avoid British officers anger? तो वो expensive diamond ring gift करके. What was the great miracle that took place at the prince का birth? तो वो जब 10 day के थे बोले थे वो miracle था. Read कर लो इसे. How did the current prince Jilani Jangjang Bahadur grow up? Last question है ये हमारा. तो the prince grew up like other royal children under British rule, drank milk from an English cow, raised an English nanny, tutored by an Englishman, watched English films reflecting colonial influence. With this ये chapter भी complete. अब आते हैं हम अपने third chapter journey to the end of earth के most important questions के ऊपर, ठीक है. First question आता है, why does Tisani Doshi describe Antarctica as the perfect place to understand climatic change? क्यों climate change समझने के लिए अंटार्कटिका बेस्ट है? तो अंटार्कटिका का untouched environment है, ice core, invisible effects of melting ice provide clear evidence of global warming. It serves as a natural laboratory where impact of human activities on climate can be studied clearly and scientifically. What was academic Shilosky? Where was it heading? तो academic Shilosky Russian research vessel था. Student participating in the student और ice program इस पर travel कर रहे थे अंटार्कटिका के लिए to learn scientific facts and understand importance of preserving Antarctica का environment. Why is it said that you lose all sense of perspective and time once you enter Antarctica? वहाँ तुम्हें टाइम को पता नहीं चलेगा. तो इन अंटार्कटिका ओनली वी सी आइस एवरीवेयर, हर जगह आइस दिखती है. देयर आर नो ह्यूमन मेड लैंडमार्क्स ट्री टू डिस्टिंग्विश प्लेसेस. डे एंड नाइट्स आर मार्क्ड बाय सनराइज और सनसेट, ठीक है, कोई सनराइज सनसेट होता ही नहीं है वहाँ. देयर आर कॉन्टिन्यूस डे लाइट फॉर 24 आवर्स, ठीक है. What are Geoff Green's reason for including high school students in the student on ice expedition? उन्होंने हाई स्कूल के बच्चों को क्यों लेके गए थे जियोफ ग्रीन? तो जियोफ ग्रीन पहले ले जाते थे सेलिब्रिटीज़ को, बट बाद में उन्हें लगा कि वो तो एनवायरमेंट को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्होंने फ्यूचर डिसीजन मेकर यानी कि स्कूल के बच्चों को ले जाना शुरू कर दिया. हाउ डज द ऑथर जर्नी टू एंटार्कटिका चेंज हर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स एनवायरमेंटल इशूज? तो जर्नी हम्बल्स द ऑथर एंड मेक्स हर रियलाइज फ्रेजिलिटी ऑफ द अर्थ, की अर्थ को बचाना कितना जरूरी है. द स्टार्क लैंडस्केप एंड साइन ऑफ क्लाइमेट चेंज डिपेंड ऑन हर अंडरस्टैंडिंग deepen her understanding of environmental responsibility and highlight the urgent need to sustainable living. वहाँ जाके उन्हें समझ में आया कि कितना ज़रूरी है हम अभी से अपनी अर्थ को बचाएं. How does the depletion of tiny organism like phytoplankton affect the large ecosystem? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए. Phytoplanktons are single celled organism that absorb carbon and produce organic compounds. They form the base of the ocean food chain. If phytoplanktons are destroyed, the entire marine ecosystem dependent on it जो है will be affected. Write a note
ऑन तिशानी दोशी का वॉक ऑन ओशियन। तो एट 65.55 डिग्री साउथ में एक्सपेडिशन मेंबर्स एक्सपीरियंस द यूनिक थ्रिल ऑफ वॉकिंग ऑन द ओशियन। 1 मीटर थिक आइस स्लैब के ऊपर जो है अलाउड A 1 meter thick ice slab allowed them to walk safely over 118 meter deep ocean। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इफेक्ट फाइटोप्लैंक्टन। तो भाई क्या होगा, द ऑथर वांट्स द फर्दर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर विल एंडेंजर फाइटोप्लैंक्टन। और ये फूड चेन के इंपॉर्टेंट मेंबर है, तो पूरा का पूरा साइकिल खराब हो सकता है। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच लाई इन द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो द फिगर ऑफ स्पीच इज पन। ठीक है, द वर्ड एंड मीन्स बोथ द बॉर्डर एंड डिस्ट्रक्शन, कि अगर अंटार्कटिका खत्म तो भी जर्नी हमारे अर्थ की खत्म हो जाएगी, और वैसे भी अगर एक देखिए ट्रैवल करते हुए तो सबसे एंड में है हमारे अर्थ के अंटार्कटिका। इट रेफर्स टू अर्थ सदर्न मोस्ट एंड एंड ऑल्सो वांट्स द मोस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ ड्यू टू एनवायरमेंटल जो है डैमेज। डिस्क्राइब ऑथर्स जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो वो कैसे गई थी, कितने समय लगे था, ये है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन प्लैनेट। तो हमें आए हुए 12,000 साल हुआ है, ठीक है, जो कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू अगर हम अपनी अर्थ की क्लॉक देखें, और उसी में हमने बहुत सारा जो है नुकसान पहुंचा दिया है अपने अर्थ को। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ हैज तिशानी दोशी एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो वो भी उन्होंने हमें बता दिया है। ऑथर हाईलाइट्स ओवर पॉपुलेशन, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर के लिए। ठीक है, शी वांट्स इवन स्मॉल टेम्परेचर राइज कैन हैव कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विल दिस लेसन हेल्प इंश्योर इट। तो यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना फ्यूचर के लिए। दिस लेसन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन, एनकरेजिंग रीडर्स टू प्रोटेक्ट अर्थ रिस्पॉन्सिबली। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने सबसे इंपॉर्टेंट वाला रखा है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जो एनिमी है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। चलो, हाउ डिड डॉक्टर सदाव फादर ब्रिंग हिम अप। तो उनका बचपन कैसे बीता था। तो सदाव फादर नेवर प्लेड विद हिम बट स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम। उनके लिए बहुत मेहनत करी। हिज चीफ कंसर्न वो सदाव की एजुकेशन, और अमेरिका भी उन्हें पढ़ने भेजा था। ठीक है, एंड जो है इस वजह से उनका एक अच्छा फ्यूचर बन पाया। डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ डॉक्टर सदाव एज बॉय। तो जब वो छोटे थे जापानीज कोर्स पे वो खेला करते थे, एंड वो जो है पाइन ट्रीज पे चढ़ा करते थे बेयरफीट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, बट मैंने चैप्टर को रिवाइज कराने के लिए यहाँ लगा दिया है। वेयर डिड सदाव एंड हैना मीट, व्हाई डिडंट ही मैरी हर इमीडिएटली। तो वो अमेरिका में मिले थे अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे, बट जब तक उन्हें पता नहीं चला था कि वो प्योर जापानीज है तब तक उन्होंने नहीं करी उससे शादी, और प्लस वो घर आके शादी करी थी अपने फादर की कंसेंट के बाद। डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल जापानीज वे ऑफ लिविंग एज शोन इन द एनिमी। तो एवरीथिंग इन सदाव's हाउस was Japanese to please his father. The house had matted floors as his father never sat on chair or slept on foreign bed. Hannah wore kimono घर पे, ठीक है, remained obedient and followed traditional custom despite having western education. Why was Dr. Sadao not sent abroad with the troops। ठीक है, तो डॉक्टर सदाव एक रिनोन्ड सर्जन थे। द ओल्ड जनरल वॉज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड माइट नीड एन ऑपरेशन। तो इसलिए ओल्ड जनरल उन्हीं को ट्रस्ट करते थे, इसलिए उनको नहीं भेजा गया था। हु वॉज द वाइट मैन, हाउ डिड ही कम टू द शोर। तो वाइट मैन वॉज एन अमेरिकन सोल्जर, प्रोबेबली अ प्रिजनर ऑफ वॉर। ही हैड बीन शॉट while trying to escape. His wound reopened when he was hit by the rocks and the sea carried him to the shore. Shore मतलब होता है किनारा। What did Dr. Sadao initially want to do? Why didn't he do it? ठीक है, तो initially Dr. Sadao thought of putting the man back into the sea, but his conscience as a doctor reminded him that he had been trained not to let a man die if he could help him. तो क्यों नहीं फेंकते हैं वो, क्योंकि उनको ट्रेनिंग है कि अगर बचा सकते हो आदमी को तो बचाओ। ठीक है, there are moments when personal duty clashes with national loyalty. Discuss with the reference to story। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डॉक्टर सदाव finds an enemy soldier wounded on the shore। ठीक है, एज अ लॉयल सिटीजन ही कंसिडर हैंडिंग हिम ओवर और किलिंग हिम, बट एज अ डॉक्टर ही फील्स ड्यूटी बाउंड टू सेव अ डाइंग मैन राइजिंग अबव नेशनल लॉयलिटी। ठीक है, वाइल हेट्रेड अगेंस्ट एन एनिमी इज जस्टिफाइड, what makes a human rise above prejudices। important question। तो it is a sense of responsibility and accountability as a human being that make one rise above narrow prejudice। कि एक इंसानियत के नाते उन्होंने उसकी मदद की। डॉक्टर सदाव ह्यूमैनिटी compels him to save the enemy soldier। does the story remind you of the birth by AJ Cronin? what is the similarity। तो आप इसको लीव करो क्वेश्चन को। वैसे तो ये 11th क्लास के NCERT बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। 11th में भी हमने कैसा चैप्टर पढ़ा था, बर्थ वाला, जिसमें वो बेबी जो है जिंदा नहीं पैदा होता, याद है तुम्हारे को, उससे रिलेटेड का क्वेश्चन, बट ऐसा तो नहीं आएगा क्वेश्चन हमारा। How did Hannah react when asked to clean soldier's wound? तो Yumi refused to wash white man. Hannah initially hesitated, but later herself washed him, showing courage, devotion to her husband's duty. Did Hannah help Dr. Sadao in the operation? तो Hannah washed the हमारा soldier, administered anesthesia, assisted during the operation. Though she retched and almost fainted, she returned to help Sadao to complete the surgery. How does the old garden reflect common Japanese belief? तो
The gardener believed the white man should die as nature itself had punished him. He felt that saving the enemy would bring misfortune, reflecting traditional Japanese sentiment and hatred for enemies. Why did the servant refuse to stay in Dr. Sadao's house? क्योंकि उन्हें किसी भी की हेल्प नहीं करनी थी अमेरिकन की, वो पेट्रियोटिक थे एंड फियर ऑफ अरेस्ट से. What were the two important events that happened on the seventh day? तो सेवन डे पे दो काम हुए थे. On the seventh day servants left the house. Later an official messenger आया था जिसकी वजह से हैना डर गई थी कि वो उन्हें पकड़ने ना आ गया हो, बट वो समन करने आया था डॉक्टर सदाओ को जनरल के लिए. Why does the general speak of German ruthlessness and American sentimentality? तो जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो जनरल जो था वो बिलीव करता था कि जर्मन डॉक्टर रूथलेस है एंड वो उसकी लाइफ को जो है रिस्क कर देंगे कि ठीक है मर जाए. वाइल अमेरिकन डॉक्टर में सेंटिमेंटल वैल्यू होते हैं, ही वांटेड सदाओ टू शो अमेरिकन केयर टुवर्ड्स हिम एंड जर्मन रूथलेसनेस टुवर्ड्स द एनिमी. वो कहते हैं कि मेरी तरफ तुम केयर दिखाना और उसकी तरफ रूथलेसनेस दिखाना. हाउ डज डॉक्टर सदाओ एग्जाम्प्लीफाई द बिलीव दैट डॉक्टर ट्रांसेंड नेशनैलिटी, कि डॉक्टर्स नेशनैलिटी नहीं देखते हैं. तो डिस्पाइट बीइंग जापानीज ड्यूरिंग वॉर टाइम, डॉक्टर सदाओ सेव अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर. हिज एक्शन शोड दैट डॉक्टर्स ड्यूटी टू सेव अ लाइव्स राइज अबव द रेस, रिलीजन एंड नेशनैलिटी. व्हाट डज यूमीज रिफ्यूजल टू हेल्प रिवील अबाउट हर कैरेक्टर, कि उसे अपनी सेफ्टी की ज्यादा परवाह थी. व्हाट मेड हैना फील सुपीरियर टू यूमी, तो हैना फील सुपीरियर बिकॉज उसने फियर के बिना जो है उसको वॉश करा था. हर एजुकेशन एंड मॉरल करेज एनेबल हर टू एक्ट विद द कंपैशन. द फेस ऑफ इट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, हाउ डिड डेरीज हैंडीकैप अफेक्ट हिज लाइफ. तो ड्यू टू हिज हैंडीकैप डेरी सफर्ड फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम. ठीक है, याद रखो ये लाइन्स को, इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन चैप्टर के लिए. एंड फेल्ट रिजेक्टेड. ही अवॉइडेड पीपल एज दे रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज अगलीनेस, बिलीविंग ही वॉज टू अगली टू बी लाइक, लव्ड और बिकेम अ रिक्लूस. ये इसे छोड़ो, लाइक्ड और लव. How does Mr. Lamb overcome his feelings of loneliness? So Mr. Lamb overcome loneliness by welcoming people into his garden, keeping his gate always open, making jelly from crab apples, listening to bees, enjoying the sun and reading books. Why was Mr. Lamb's gate always open? So Mr. Lamb keep the gate open to meet people, talk to them, learn from them and share his garden, believing everything that belongs to him belongs to everybody else. If Mr. Lamb's garden could speak, what would it say about the kind of person he is? तो कितना वैल्यू आपका की थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, अगर उनका गार्डन बोलता तो वो क्या कहता. तो द गार्डन वुड डिस्क्राइब मिस्टर लैम्ब एज पेशेंट, एक्सेप्टिंग, ओपन माइंडेड. इट वुड रिफ्लेक्ट हिज डिजायर टू नर्चर ग्रोथ एंड सी ब्यूटी इन इम्परफेक्शन, शोइंग हिज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. हाउ माइट डेरीज स्टोरी हैव बीन डिफरेंट इफ ही हैड मेट समवन लाइक मिस्टर लैम्ब अर्लियर इन हिज लाइफ. अगर वो पहले मिलता कि मिस्टर लैम्ब जैसे से, तो डेरी माइट हैव बीन लेस बिटर and self-pitying. Mr. Lamb's positive attitude could have helped him gain confidence and self-worth earlier, teaching him to embrace his appearance and handle others' judgment better. What does Mr. Lamb's habit of keeping his garden gate open say about his attitude towards life and people? So it signifies his openness, welcoming nature and belief in connection and growth. He doesn't shut himself off and allow others to experience his life's beauty. Derry initially see his scars as a curse. How does this perception began to shift by the end of the play? So with Mr. Lamb की guidance, Derry learns that this scar does not define him, कि वो उसको define नहीं करता है. He begins to value his inner strength and potential, realizing he can live a fulfilling life despite his appearance. Compare Derry and Mr. Lamb in terms of how they dealt with their physical differences. What lesson can be learned? So Derry feels alienated by his burn, while Mr. Lamb, despite having a tin leg, lives fearlessly and openly. The lesson is that physical differences are not shameful. Confidence and acceptance shape a meaningful life. If you rename the play, what would you call it? तो Beyond the Face हम कह सकते हैं, because the story emphasizes looking past physical appearances to recognize inner strength, resilience and acceptance. What is the attitude of Mr. Lamb to the small boy who comes into garden? ठीक है, तो Mr. Lamb is gentle, protective, accommodating, advising the boy kindly about the apples and encouraging him not to be afraid. What explanation does the small boy offer for the coming to garden? ठीक है, तो the boy thought the place was empty. Mr. Lamb reassures him that it's all right. Ask what he's afraid of and encourage him to enjoy the beautiful day outdoors. We are not same, say Derry. How does Mr. Lamb convince him otherwise? So Mr. Lamb explained that both are humans at different stages of life with physical impairment. Derry's burn and his thin leg. But what matters is that they are alive, showing no essential difference. How does Derry interpret the fairy story of Beauty and Beast? What does he feel about himself? तो Derry कहता है, I know the story that teaches that outdoor appearance does not matter. However, he feels bitter, believing he will never be kissed by anyone except his mom, showing his negative attitude towards life. वो कहते हैं मुझे तो कोई किस भी नहीं करेगा ना. People are negative. People are never, nothing, just never. Why does Mr. Lamb say so? Why advise Derry not to hate anyone? तो Mr. Lamb उसे teach करते हैं कि people are neither friends nor enemies entirely, and hatred harms oneself more
than others. He advises Derry that resentment is destructive like acid, कि अगर तुम लोगों से नफरत करोगे तो और गलत है. How does Derry attitude change during the play? तो Derry moves from withdrawal, self-pity and fear of others stare to courage and confidence. Inspired by Mr. Lamb's example, he learns to ignore teasing and embrace life. With this हमने जो है बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं. लास्ट 2 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. According to Mr. Lamb, how can one overcome the sense of hurt, humiliation caused by remarks about physical disability? So one can ignore negative comments, focus on positive things and continue pursuing meaningful activities. Mr. Lamb ignores street children who call him Lazy Lamb and welcome to him to his garden. वो उन्हीं बच्चों को बुला के टॉफी देते थे. How should people be judged? So people be should judged by their action, not appearances. Physical differences may be misleading, and those disabilities can achieve remarkable feats. तो विद दिस हमने ऑन द फेस ऑफ इट के भी पढ़ लिया. अब आते हैं हम अपने लास्ट चैप्टर जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो लास्ट चैप्टर पे आते हैं. याद है ना 2 पार्ट है इसके. एक में ज़ितकालासा की जब हेयर कट होती है और दूसरा बामा जब अपने आंखों के सामने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होता हुआ देखती हैं. चलो पढ़ते हैं. तो आई फेल्ट सिंकिंग इनटू द फ्लोर से ज़ितकालासा व्हाई डिड शी फील सो एंड व्हाई. तो इट वाज हर फर्स्ट डे एट स्कूल. शी फेल्ट इमोडेस्टली ड्रेस्ड एज हर ब्लैंकेट वाज रिमूव्ड. वॉकिंग क्वाइटली इन मोकाजन शी फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड वांटेड टू सिंक टू द फ्लोर. तो जब उनका ब्लैंकेट हटा दिया जाता है और उन्होंने टाइट कपड़े पहने होते तो उन्हें लग रहा था. हाउ डिड ज़ितकालासा फाइंड ईटिंग बाय फॉर्मूला हार्ड ट्रायल. तो उन्हें रूल्स नहीं पता था बेल्स के साथ में, इसलिए वो बैठ जाती है जब बाकी बच्चे खड़े थे. जब बाकी बच्चे बैठते हैं वो खड़ी हो जाती हैं और जब सब लोग खाना शुरू करते हैं तो उन्हें लगती है कि कोई और गलती ना हो. व्हाट डिड जुलिवन टेल ज़ितकालासा एंड हाउ डिड शी रिएक्ट. तो जुलिवन बताती है कि भाई पेल फेस वुमेन को उन्हें सुना है कहते हुए कि वो उनके बाल कटवा दिए जाएंगे और ज़ितकालासा कहती है वी विल रिबेल. हाउ डिड ज़ितकालासा ट्राई टू अवॉइड इनएविटेबल लॉस ऑफ हर लॉन्ग हेयर. तो वो ऊपर जाती हैं एक लार्ज रूम के अंदर 3 बेड्स के नीचे वो छुप जाती हैं कि शायद वो बच जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता. व्हाट डिड ज़ितकालासा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट. तो शी फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, डिफीटेड. हर लॉन्ग हेयर वाज शिंगल्ड एंड शी मोर्न्ड फॉर हर मदर. मदर को याद करती है फीलिंग लाइक वन ऑफ मेनी लिटिल हर्डर्स. व्हाट वर द आर्टिकल्स इन फ्लिट स्टॉल्स एंड जो है शॉप दैट फैसिनेटेड बामा. क्या क्या चीज़ें बामा सड़कों पर देखते आती थी ये पूछ रहे हैं. तो बामा सॉ ड्राइड फिश, स्वीट फ्राइड स्नैक एंड जो है हंटर जिप्सी सेलिंग नीडल्स, क्ले बीड्स एंड ईयर क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डिड बामा फर्स्ट कम टू नो हाउ सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय हर कम्युनिटी. तो इन द 3rd grade बामा सॉ अ मैन फ्रॉम हिज कम्युनिटी. लिखना गाइज, फ्रॉम हिज कम्युनिटी, फ्रॉम हर कम्युनिटी. ठीक है, उनकी कम्युनिटी का था वो बामा जी की. हैंडलिंग स्नैक्स टू लैंडलॉर्ड विदाउट टचिंग इट. हर ब्रदर एक्सप्लेन्ड इट वाज ड्यू टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. How did Bama react on learning about untouchability? So Bama felt sad, provoked and angry. She questioned why her elder had to serve the upper class landlord and desired to touch the vadai herself. What advice did Anna offer Bama? What was the result? So Anna advised her to study hard so people would come to her naturally. Bama followed, topped her class and gained many friends. How did landlord man behave with Anna? So initially respectful, the man changed his attitude after learning Anna's street name, trying to identify his caste. How is the innocence of children highlighted through Bama? So children are shown innocent and unbiased, seeing events without discrimination. Adults through their action and teachings instilled discrimination. What was the deeper significance behind ज़ितकालासा protest against her hair shingled? So the protest was against losing her cultural identity. उनके बाल कटना मतलब उनकी identity छीनना था. As short a shingled hair significant negative thing in her culture. Mention any one similarity and difference between ज़ितकालासा and Bama. So similarity, both belong to marginalized community. Difference, ज़ितकालासा faced cultural discrimination, Bama faced class-based discrimination. ज़ितकालासा lived almost like a slave while Bama lived with her family. ये उनका difference है. What did Julivan tell ज़ितकालासा? How did she react? तो ये repeat हुआ है. Why was ज़ितकालासा opposed to cutting off her hair so badly? क्यों नहीं चाहती थी वो उनके बाल कटे? तो जो है she had heard that unskilled warrior, mourners and cowards had short shingled hairs. So she was none of these and resisted that her long hair as it was a part of her identity. ठीक है, तो with this guys हमने most important question इस chapter के भी कर लिए हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए हैं. आई नो एग्जाम से पहले वी नीड कि हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं जिससे हमारा पेपर सुपर डुपर हिट हो जाए. तो ये वो क्वेश्चंस है, ठीक है. अदरवाइज मेरे चैनल पे हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की 20 क्वेश्चंस की, जिनमें मैंने थोड़े और क्वेश्चन कराए हैं, उनकी भी सीरीज बना रखी है. अगर आपके पास टाइम होगा तो आप उनको भी पढ़ना, जहाँ कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं. यहाँ मैंने आपको एक, आप कह सकते हो कि एक ऐसी क्वेश्चन रेडी करके दिए हैं, दीज आर द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. इनमें से पढ़ोगे तो पेपर आ ही रहा है आपका, ठीक है. तो
उन्हें जरूर पढ़ लो, और जब टाइम मिलेगा तो बाकी सीरीज को भी अटेंड करते रहना, जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो गो एंड स्टडी देम आल्सो। विद दिस बाय टेक केयर ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।